देश भर में आज मनाया जा रहा है 74वां सेना दिवस। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेना के जवानों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप उद्यमियों के साथ किया संवाद। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। फरीदाबाद जिला ई श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करने से पहले स्थान पर श्रमिकों ने योजना को बताया लाभकारी। और जींद जिला राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का लाभ सर्वाधिक लाभार्थियों तक पहुंचाने में प्रदेश में अव्वल। लोगों ने कहा योजना से बच्चों का स्वास्थ्य हुआ बेहतर। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज भारतीय सेना दिवस मनाया जा रहा है। 74वें सेना दिवस पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BR चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड का निरीक्षण भी किया और इस अवसर पर उन्होंने पुरस्कार और यूनिट प्रशस्ति पत्र वितरित किए। सेना प्रमुख ने मेजर अनिल कुमार और मेजर महेंद्र सिंह को सेना पदक प्रदान किए। उन्होंने अपने संबोधन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश की रक्षा के लिए सेना के मिशन को दोहराया। एक सैनिक का सर्वोच्च धर्म है, चाहे इसके लिए उसे अपने प्राण भी क्यों ना न्योछावर करने पड़े। आज हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा में वीरगति प्राप्त की है। उनकी शहादत समस्त देश और भारतीय सेना के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं उनके परिवारों को विश्वास दिलाता हूं कि हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट के जरिए सेना के जवानों और पूर्व सैनिकों को भारतीय सेना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण रही है। हमारे सैनिकों ने देश की सीमाओं की रक्षा और शांति बनाए रखने में बलिदान और वीरता का प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए जवानों को भारतीय सेना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना अपनी बहादुरी और पेशेवराना अंदाज के लिए जानी जाती है। राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में भारतीय सेना के अमूल्य योगदान के साथ शब्द न्याय नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना के जवान प्रतिकूल इलाकों में सेवा करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं सहित मानवीय संकट के दौरान साथी नागरिकों की मदद करने में सबसे आगे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना दिवस के अवसर पर सभी भारतीय सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट के माध्यम से कहा कि हमारी सेना ने देश की रक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता में अडिग एक साहसी और पेशेवर बल के रूप में खुद को प्रतिष्ठित किया है। देश को भारतीय सेना पर गर्व है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी ट्वीट के जरिए जवानों को भारतीय सेना दिवस की बधाई देते हुए कहा कि मैं उन सभी योद्धाओं को नमन करता हूं जिन्होंने भारत माता की रक्षा में बलिदान दिया एवं वीर गति प्राप्त की। सभी जवानों के अदम्य साहस, निष्ठा व समर्पण पर देश को गर्व है। हमारे वीर जवानों, भूतपूर्व सैनिकों व उनके परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय सेना दिवस के अवसर पर रोहतक में 97 वर्षीय वीर चक्र विजेता सेवानिवृत्त कमांडर इंद्र सिंह को पूर्व सैनिक संघ द्वारा सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की नेवल सबमरीन गाजी को डुबोने में इंद्र सिंह की अहम भूमिका थी। वे INS राजपूत के कमांडर थे। इस मौके पर पूर्व सैनिक इंद्र सिंह ने युद्ध से जुड़ी अपनी यादें साझा की। तो मैंने सीधा जहाज़ का मुंह कॉन्टैक्ट की तरफ किया और क्योंकि जहाज़ में जिस वक्त हार्बर से बाहर निकला तो पूरी स्पीड से जा रहा था और आनंद फानंद में मैं उसके सबमरीन के ऊपर था और मैंने उसके ऊपर 2 डेप्थ चार्ज फायर किए और वहाँ से निकल गया। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर डेप्थ चार्ज जब बस्ट होते हैं तो अगर जहाज़ उस रेंज में है तो जहाज़ को ख़तरा हो सकता है, जहाज़ भी डूब सकता है। तो उस वक्त स्पीड जहाज़ की काफ़ी होनी चाहिए ताकि वो ख़तरे से तकरीबन 200 मीटर से बाहर हो। पहले जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो तो
था कि कॉन्टैक्ट है और मूव कर रहा है, काफ़ी फास्ट मूव कर रहा है, क्योंकि वो इस साइड में, एक साइड में ज़मीन थी, उस साइड में सबमरीन जा नहीं सकती थी, दूसरे साइड से मैं आ रहा था, मेरा जहाज़ आ रहा था, और एक ही साइड उसको बचा था, सी के अंदर, सी की तरफ उसने अपना रुख किया हुआ था। तो वो धमाका हुआ, बहुत ज़ोरदार धमाका हुआ। पूर्व सैनिक संघ के प्रवक्ता सेवानिवृत्त कैप्टन जगबीर मलिक ने बताया कि कोविड की वजह से बड़े कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है और पूर्व सैनिकों को उनके घर पर ही सम्मानित किया जा रहा है। तो कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 वर्ष से, यानी कि 2021 और 22 से इस साल जो है लार्ज स्केल पर दिल्ली या हिसार में जो कार्यक्रम होने थे वो स्थगित हो गए। तो हमने ये निर्णय लिया रोहतक में कि आज के दिन हमारे सबसे वयोवृद्ध कमांडर इंदर सिंह वीर चक्र विजेता को हम पगड़ी पहनाकर और उनको एक स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। तो आज का कार्यक्रम हमने कमांडर इंदर सिंह साहब के लिए रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्टार्टअप उद्यमियों से संवाद किया। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने देश के उन सभी स्टार्टअप्स और इनोवेटिव युवाओं को बधाई दी जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए 16 जनवरी को अब राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया है। इसका ये वर्ष भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए और भी नई संभावनाएं लेकर आया है। स्टार्टअप्स का ये कल्चर देश के दूर दराज तक पहुंचे, इसके लिए 16 जनवरी को अब नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने का फैसला भी किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स इंडिया नई ऊंचाइयों को छू रहा है और लाखों आकांक्षाओं को पंख दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस दशक को भारत का टैकेट भी कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार कई कदम बढ़ा रही है। इस दशक को भारत का टैकेड कहा जाता है। इस दशक में इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार जो बड़े पैमाने पर बदलाव कर रही है, उसके 3 अहम पहलू हैं। पहला, एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप को, इनोवेशन को सरकारी प्रक्रियाओं के जाल से, ब्यूरोक्रेटिक साइलोज से मुक्त कराना। दूसरा, इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म का निर्माण करना। और तीसरा, युवा इनोवेटर्स, युवा उद्यम की हैंड होल्डिंग भी करना। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम ऐसे ही प्रयासों का हिस्सा है। केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही ई श्रम कार्ड योजना का पंजीकरण करवाने में फरीदाबाद जिला प्रदेश में सबसे पहले स्थान पर है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक योजना का लाभ पाकर काफी खुश नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद के डिप्टी लेबर कमिश्नर दिनेश कुमार ने कहा कि इस योजना के तहत श्रमिकों को 2 लाख रुपए का बीमा लाभ कार्य शुरू करने के लिए ऋण की सुविधा और अन्य सरकारी सुविधाओं का फायदा दिया जा रहा है। उनका प्रयास है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ श्रमिकों को ज्यादा से ज्यादा मिले। के फायदे ये हैं कि इसमें 2 लाख रुपए का फ्री बीमा बनाया गया है और सरकार द्वारा भविष्य में जितनी भी योजनाएं चलेगी वो इसी ई श्रम कार्ड के माध्यम से मजदूरों को उनका बेनिफिट दिया जाएगा। एक गैराज के मालिक हरप्रीत सिंह ने बताया कि ई श्रम कार्ड योजना के लिए वे अपने कारीगरों और मजदूरों का पंजीकरण करवा रहे हैं। बहुत अच्छी पहल है सरकार की। ई श्रमिक कार्ड सभी को बनवाना चाहिए। इसमें वर्कर्स का भी फ़ायदा है और मालिकों का तो फ़ायदा है ही है। खैर, बाकी हमारी राय से तो सभी वर्करों को बनाने चाहिए। मैं तो अपने सारे वर्कर्स के बनवा रहा हूँ। कुछ के बन गए हैं, कुछ के अभी जो रह गए हैं उनके भी बनवा देता हूँ। जब कैंप लगेगा तो आप अपना उसी कैंप में फिर अपने वर्कर्स के भी अपना जो रह गए हैं उनके भी बनवाऊँगा। पंजीकृत श्रमिकों ने कहा कि निःशुल्क बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए ये सरकार की अच्छी योजना है।
मोदी जी बहुत बढ़िया सुविधा कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इसमें पैसे डलवाएंगे, लोग वहाँ काफ़ी से बनवा रहे हैं। इसमें मोदी जी ने 3,000 रुपये महीने का वो किया, जो बीमा वगैरह कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं भी जैसे कोई चीज़ एक्सपायर हो जाते हैं तो उसमें बीमा मिलेगा। इसमें डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कारगर साबित हो रहा है। इस योजना का लाभार्थियों तक सर्वाधिक लाभ पहुंचाने में जींद जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। नोडल अधिकारी रमेश पांचाल ने बताया कि जिले में वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 123 बच्चों का उपचार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत करवाया गया। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कर्मचारी आंगनबाड़ी केंद्रों और सरकारी विद्यालयों में जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच करते हैं। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त बच्चों का इलाज किया जाता है। जन्मजात से लेकर जो गवर्नमेंट स्कूलों में जाते हैं उसका फ्री ऑफ कॉस्ट हरियाणा सरकार करवाती है। और हमने तकरीबन 2020-21 में 46 केस करवाए हैं जो दिल के छेद के हैं, हार्ट पेशेंट हैं, और आपके क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट के हैं, आइज़ के हैं, कैटरेक्ट के हैं, स्क्विंट के हैं और कमर में फोड़ा है। और 2021-22 में 77 केस करवाए हैं। तकरीबन हमारी 2020-21 में जो हरियाणा सरकार ने इनके ऊपर राशि खर्च की है वो 25 लाख के करीब की है। और 2021-22 में 34,21,046 रुपये खर्च किए हैं। लाभार्थियों के परिजनों ने कहा कि बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये योजना बहुत अच्छी है। इससे उन्हें काफ़ी आर्थिक मदद मिली है और उनके बच्चे स्वस्थ भी हो गए हैं। हमारे बच्चे को हार्ट में प्रॉब्लम थी, उसको छेद था, तो हमने जींद सरकारी अस्पताल वालों से मीटिंग की। उन्होंने हमें फोर्टिस हॉस्पिटल में भेजा, तो वहाँ डॉक्टरों ने मतलब हमारे बच्चे का इलाज किया। 1.5-2 लाख रुपए का जो खर्चा था वो सारा सरकार ने दिया है। अब हमारा बच्चा मतलब सुरक्षित है और हम बहुत खुश हैं। हम उस पर मोतियाबिंद था खून दोनों में, और इसका मेरे पास इतना खर्चा उठाने के लिए पैसे नहीं दिए। फिर मैंने पता लगा कि ये भारत सरकार के द्वारा इलाज किया जाए इसका, तो मैं आज जींद हॉस्पिटल में और इन्होंने मेरा लड़के का भिवानी हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाया, दोनों आँखों में लैस डलवाई इसकी, और ये बहुत ठीक है जी। मेरे लड़के के जन्मजात ही सफ़ेद मोतिया था जी, और इस पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा हुआ था जी, तो मैं इसका सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन कराने में पैसे नहीं दे सकूँगा। भारत सरकार ने जो ये स्कीम बनाई है, क्या नाम है जी इसका, RB जो है जी, उसके तहत इसका ऑपरेशन हुआ और मेरे से 1 रुपया भी नहीं लिया गया, और अब मेरा लड़का बहुत ठीक है जी। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि गणतंत्र दिवस का जश्न अब 24 जनवरी की बजाय हर साल 23 जनवरी से शुरू होगा, ताकि सुभाष चंद्र बोस की जयंती को भी गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बनाया जा सके। सरकार ने पहले ही सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाना शुरू किया था। हमारे इतिहास और संस्कृति के महत्वपूर्ण पहलुओं को मनाने पर केंद्र के फोकस के अनुरूप ये कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल बोर्ड की परीक्षा शुरू होने से पहले बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पर चर्चा करते हैं, जिसका देश भर के बच्चों को काफ़ी इंतजार रहता है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट हैंडल से एक लिंक साझा किया है, जिस पर छात्र सत्र में भाग लेने के लिए खुद को पंजीकृत करवा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और इसी तरह परीक्षा पे चर्चा 2022 भी है। आइए तनाव मुक्त परीक्षाओं की बात करें और एक बार फिर हमारे बहादुर एग्जाम वॉरियर्स, उनके माता पिता और शिक्षकों का समर्थन करें। मैं आप सभी से इस वर्ष के परीक्षा पे चर्चा 2022 कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पंजीकरण करने का आग्रह करता हूं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा है कि महामारी जैसी स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए टेली परामर्श एक वरदान है। डॉक्टर मंडाविया ने दिल्ली में CGHS मुख्यालय में कहा कि ई-संजीवनी देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांति है और ये प्रधानमंत्री की कल्पना के अनुसार सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से कोविड महामारी के दौरान इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का अधिक से अधिक उपयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये सेवा लोगों को अपने घरों पर रहकर चिकित्सकों से तत्काल परामर्श प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश
देश भर में आज मनाया जा रहा है 74वां सेना दिवस। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सेना के जवानों को दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप उद्यमियों के साथ किया संवाद। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। फरीदाबाद जिला ई श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करने में पहले स्थान पर। श्रमिकों ने योजना को बताया लाभकारी। और जींद जिला राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का लाभ सर्वाधिक लाभार्थियों तक पहुंचाने में प्रदेश में अव्वल। लोगों ने कहा, योजना से बच्चों का स्वास्थ्य हुआ बेहतर। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।